बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जिस तरह के लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एविडेंस नंबर 1 के बारे में बताया कि अगर हम प्रोटेस्ट को ले लें, ठीक है, एक सिंगल सेल प्रोटेस्ट को या मल्टी न्यूक्लिएट सॉरी यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट हो, उसको हम ले लें और उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उसका वो हिस्सा जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा तो वो रीजनरेट होगा, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। लेकिन जिसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वो उसी वक्त डीजेनरेट हो जाएगा और उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, वो डाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, वो तो अगर हम देखें तो वो जनरल सी बात थी, जिस टाइम न्यूक्लियस के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। लेकिन अगर हम एविडेंस नंबर 2 को देखें, ठीक है, एविडेंस नंबर 2 में हार्मलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है हार्मलिंग। हार्मलिंग ने क्या किया, हार्मलिंग ने ये किया कि इसने विद प्रूफ जो है इस बात को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि यस, न्यूक्लियस जो है उसका रोल है डेवलपमेंट में। ठीक है, अच्छा जी, हार्मलिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हार्मलिंग एक्सपेरिमेंट में उसने जिस स्पीशी को सेलेक्ट किया था, ठीक है, उसने जो मॉडल लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो एक यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट था। क्या था? यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट था। यूनिसेलुलर के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल पाया जाता है, जो एक सेल से बने हुए होते हैं। और सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा जी, और उस स्पीशी को जिसने प्रोटेस्ट जो है वो ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जिस स्पीशी को हार्मलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, तो उस स्पीशी का नाम है एसिटाब्यूलेरिया। क्या नाम है उसका? एसिटाब्यूलेरिया। तो हार्मलिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एसिटाब्यूलेरिया के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि एसिटाब्यूलेरिया क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी थोड़ी बहुत फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियर कंट्रोल ऑफ सेल मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, जब एक सेल की मॉर्फोजेनेसिस होती है, उसकी मोर बनने की जो प्रोसेस होती है, तो उसका जो न्यूक्लियर कंट्रोल है, यानी उसके पीछे जो न्यूक्लियस का रोल है, एंड द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है, तो उसको आर ब्यूटिफुली डिमोन्स्ट्रेटेड इन स्टडीज ऑफ एसिटाब्यूलेरिया। इन दोनों बातों को, एक तो सेल की मॉर्फोजेनेसिस को, और दूसरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, तो उसको समझने में एसिटाब्यूलेरिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम एसिटाब्यूलेरिया के अंदर इसको स्टडी करें, इसकी एक्सपेरिमेंट करें, तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब एसिटाब्यूलेरिया क्या है? दिस एनॉर्मस सिंगल सेल 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, आप जहन में रख लें कि 4 सेंटीमीटर, अगर आप एक क्या है, स्केल को ले लें, तो उसके अगर देखें तो 4 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा सा लेंथ रखता है ना, यानी इतना छोटा सा होगा। तो मतलब ये है कि एसिटाब्यूलेरिया एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वैसे भी ये यूनिसेलुलर भी है। एक तो इसकी ये फीचर है कि ये सिंगल सेल है, दूसरी ये है कि इसकी लेंथ बहुत ही कम है, 2 या 4 हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है तो वो 3 पार्ट्स पर डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स पर? 3 पार्ट्स पर। सबसे पहले जो टॉप पर स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं खेप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? खेप। फिर उसकी जो मिड बॉडी है, तो उसको बोलते हैं स्टाक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टाक। टॉप को हम लोग कैप बोलेंगे, मिड बॉडी को हम लोग स्टाक बोलेंगे, और उसकी जो बेस है, अगर हम उसको देखें तो उस बेस को, या फिर अगर हम ये ऐसा भी कर ले कि उसके रूट्स जो होते हैं, तो उसको बोलते हैं राइजोइट।
एक्चुअली राइजोइड जो है ये हॉरिजॉन्टल जो रूट्स होते हैं तो उनको भी बोलते हैं, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको क्लियर होता है कि फिर हमारे पास रूट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप, जिस तरह हम फाइब्रस रूट्स, एडवांटिशियस रूट्स, राइजोइड रूट्स, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने थोड़ा बहुत हम लोगों ने एफएससी में पढ़ा था। तो जो हॉरिजेंटल से होते हैं ना ये जो रूट्स, तो उनको राइजोइड बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जब डायग्राम देखोगे एसिटाब्यूलेरिया का तो आपके जहन में आ जाएगा कि इनकी जो बेस है, इनकी जो राइजोइड है ना, वो जस्ट लाइक रूट होती है, लेकिन ऐसी फैली हुई होती है जिस तरह से जमीन के ऊपर, तो इसलिए हॉरिजेंटल सा स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको एक केप देखने को मिलेगा, एक स्टार्क देखने को मिलेगा और एक इसकी राइजॉइड यानी जो इसकी बेस होती है। ठीक है, दिस द राइजॉइड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल एंड होल्ड्स इट टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके राइजॉइड का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट वो जगह होती है, वो चीज होती है जिसके साथ ये बेचारा एसिटाब्यूलेरिया क्या होता है, कनेक्ट होता है, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखता है, अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राइजॉइड इसमें रोल प्ले करता है। द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिजाइड्स विद इन द राइजॉइड। अब जो ये बेचारा सिंगल सेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है एसिटाब्यूलेरिया, तो बेचारा एक तो एक ही सेल का बना हुआ है और दूसरा ऊपर से इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ओनली वन, और वो न्यूक्लियस भी इसके बेस में, जिसको हम लोग राइजॉइड बोलते हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, the size of Acetabularia and the location of its nucleus allowed investigators to remove the nucleus from one cell and replace it with a nucleus from another cell. अच्छा जी, यहाँ पर बोल रहे कि इस बेचारे सिंगल सेल एसिटाब्यूलेरिया की कुछ खसूसियात की वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट है या इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तो उनके लिए बड़े एडवांटेजेस है इसकी। किस तरह से, एक तो इसको हैंडल करना बहुत इजी है, क्योंकि इसकी साइज अगर आप देखें तो 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो इजीली हैंडल हो सकता है। और एक हमारी जो जेनेटिक्स की टीचर है उन्होंने बताया था ना कि मॉडल एनिमल्स के बारे में जिन पर हम रिसर्च करते, जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते, तो उनकी कुछ करेक्टर्स होने चाहिए, और उसमें एक करेक्टर था कि इजीली हैंडल, इजीली कैरी। ठीक है, ऐसा मॉडल आप सिलेक्ट करो जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एसिटाब्यूलेरिया की साइज बहुत ही छोटी है, इसलिए इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इजीली होगा। और दूसरी जो फीचर है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को फायदा पड़ता है, तो वो ये है कि इनकी जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो वो इनकी बेस में मौजूद होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजॉइड। ठीक है, तो इजीली हम उस जगह को अगर हम कट कर दें या वहां से हम न्यूक्लियस को उठा दें और किसी और स्पीशी में हम उसको पुट करें, तो ये हम साइंटिस्ट के लिए और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हुए। एसिटाब्यूलेरिया को सेलेक्ट किया, एक सिंगल सेल है, एग प्रोटेस्ट है, बेचारे में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके बॉडी के 3 हिस्से हैं, ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से को केप बोलते हैं, मिड बॉडी को स्टॉक बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको राइजॉइड बोलती है, जो कि इसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसी जगह पर, इसी बेस में इसका न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, और इसकी जो साइज है या लेंथ है ये वो बहुत ही कम होती है, यानी 2 और 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी इजी पॉइंट्स हैं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, ये हो गया डायग्राम। डायग्राम को अगर आप देखें तो एसिटाब्यूलेरा ब्यूलेरिया जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस तरह की बॉडी होती है, इसका जो सबसे टॉप वाली ये जो छतरी लाइक जगह है, अम्ब्रेला लाइक, तो इसको बोलते हैं खेप। और ये जो मिड सी बॉडी है पतली सी, इसको बोलते हैं स्टार्क। और जो सबसे नीचे ये बेस में जो जगह है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जस्ट लाइक रूट्स, तो इसको बोलते हैं राइजॉइड। और ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ना, तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यहाँ जो राइजॉइड है तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस मौजूद है। ये वैसे मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
तो ये एसिटाब्यूलेरिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि एसिटाब्यूलेरिया जो है, जो कि एक सिंगल सेल प्रोटेस्ट है, तो उसके बहुत सारे स्पीशीज होंगे। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केप स्ट्रक्चर जो उसकी सबसे ऊपर वाली टॉप वाली पार्ट है ना, स्ट्रक्चर है ना, तो उसके बेस पर अगर हम देखें तो एसिटाब्यूलेरिया में दो तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं। एक का नाम है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया और दूसरे का नाम है एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा। ठीक है, जो जस्ट लाइक जो अम्ब्रेला है तो इसको मेडिटेरेनिया बोलते हैं, और ये जो थोड़ी सी फ्लावर लाइक लुक देती है ना, तो ये क्रैन्युलेटा है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों एक ही जीनस के लोग हैं। ठीक है, एसिटाब्यूलेरिया से ही बिलोंग करते, लेकिन इनके स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनके कैप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी इनकी जो बॉडी है अगर आप देखें तो दोनों में सॉरी, तीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। दोनों ही में कैप है, दोनों ही में स्टार्क है, और दोनों ही में राइजोइड है, और दोनों ही में सिंगल सेल न्यूक्लियस पाया जाता है। दोनों ही एक ही सेल के बने हुए, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अच्छा जी, ये तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना था कि हार्मलिंग ने जो स्पीशीज सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अब चलते हैं हार्मलिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क की तरफ कि हार्मले ने क्या किया था, उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले है कि हार्मलिंग, अच्छा जी, इसमें कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि हार्मलिंग ने जो था 1930s में अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ये पॉइंट आप लोग अपने साथ ऐड कर लो कि 1930s यानी कि 1930 में उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। Hamling took advantage of these unique features and exchanged nuclei between two morphologically distinct species. एक था एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया और दूसरा है एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा। ठीक है, अच्छा, shows these two species have very different cap structures. इसकी पॉइंट सबसे पहले क्या है, हामले ने क्या किया, उसने कुछ फीचर्स के बेस पर क्या किया, इसने कुछ फीचर्स थे, और उन फीचर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इजीली कैरी होते हैं, इनकी न्यूक्लियस इनके राइजोइड में होते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली इनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उन फीचर्स की बेस पर हामले ने क्या किया, उन दोनों स्पीशीज का एक्सपेरिमेंट किया। आपके पास पेपर में भी आ सकता है कि वो कौन से फीचर्स थे जिसके बेस पर हामलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो आपके पास दो फीचर्स हैं। नंबर फर्स्ट के इजीली कैरी है, इनकी साइज बहुत कम होती है, और दूसरी ये है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इनके बेस में यानी इनके राइजोइड में होता है, जिसकी वजह से हम इजीली इनको कट कर सकते हैं, इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसने क्या किया, इसने न्यूक्लियाई को चेंज किया। न्यूक्लियाई का मतलब है यानी इनकी जो न्यूक्लियस थे उनको चेंज किया। किसके साथ चेंज किया, दो ऐसे स्पीशीज के बीच में ये एक्सचेंजिंग की गई जिनकी मॉर्फोलॉजी यानी जो फॉर्म थी यानी जो शक्ल थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। और वो भी मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही जीनस के लोग हैं, दोनों एक ही जीनस के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन on the basis of scape structure they belong to different species. ठीक है, one is Mediterranean and the other one is Cranulata. हालांकि दोनों एसिटाब्यूलेरिया है, दोनों में तीन ही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अच्छा, फिर हार्मलिंग ने क्या किया, हार्मलिंग found that when he transferred the nucleus from one species into the stalk of another species, हार्मलिंग ने क्या किया, जब उसने एक स्पीशी फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनिया को लिया, उसे स्टॉक को कट किया, और उस स्टॉक के साथ उसका राइजोइड भी अटैच था और उसके अंदर वो सिंगल सेल न्यूक्लियस भी मौजूद था, उसको क्या किया, उसको ट्रांसफर किया। तो द न्यूली फॉर्म केप इवेंचुअली assumed the form associated with the donor nucleus. बात को समझे कि क्या हुआ रिजल्ट में, वही केप स्ट्रक्चर बना जो उस राइजोइड के अंदर था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात समझिए, यहाँ पर आप माइंड को ऑन रखें। उसने मेडिटेरेनिया को उठा लिया, मेडिटेरेनिया का स्ट्रक्चर किस तरह था, उसका केप स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अम्ब्रेला था। उसने मेडिटेरेनिया को लिया,
मेडिटेरेनिया के स्टॉक को कट किया, उसके साथ राइजोइड भी अटैच था, उसमें उसके अंदर न्यूक्लियस भी था, और साथ ही साथ उसने उस मेडिटेरेनिया वाले स्टॉक और राइजोइड को किसके साथ अटैच किया? क्रैन्युलेटा के साथ। तो क्रैन्युलेटा में जो केप बनेगा तो वो क्या बनेगा? तो इस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर वो केप अम्ब्रेला लाइक बनेगा, ना कि फ्लावर लाइक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डोनर न्यूक्लियस, जो डोनर है जो देगा, तो उसी के मुताबिक कैप बनेगा। Thus the nucleus was seen to control acetabularia development। तो इससे हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलती है या ये कंक्लूजन मिलता है कि एसिटाब्यूलेरिया की डेवलपमेंट में भी न्यूक्लियस का रोल है, जो कि एक सिंगल सेल प्रोटेस्ट है, लेकिन उसमें भी न्यूक्लियस का रोल है। अभी अगर आप डायग्राम के हेल्प से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये एक स्पीशी है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया। ठीक है, इस एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया के साथ इसने इसका जो राइजोइड प्लस इसका स्टॉक कट किया और उसको किसके स्टॉक के साथ अटैच किया? क्रैन्युलेटा के साथ। ये जो ब्लू कलर का है ये क्रैन्युलेटा है, इसके साथ इसको अटैच किया। अब यहाँ पर डोनर कौन है आप देख ले, डोनर कौन है? यहाँ पर क्रैन्युलेटा डोनर है कि मेडिटेरेनिया? तो अगर आप देखें तो डोनर वो होगा जिसके पास न्यूक्लियस होगा। तो इस केस में मेडिटेरेनिया डोनर है, क्योंकि मेडिटेरेनिया के पास न्यूक्लियस है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा केप का, तो वो अकॉर्डिंग टू द डोनर होगा। तो डोनर मेडिटेरेनिया था, तो जस्ट लाइक मेडिटेरेनिया ही यहाँ पर हमारा जो केप स्ट्रक्चर था वो बना। अब अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखो तो ये क्रैन्युलेटा है, ये ब्लू कलर का कौन है? क्रैन्युलेटा। अब इस क्रैन्युलेटा के राइजोइड और स्टॉक को हमने कट किया और इसको किसके साथ अटैच किया? इसको मेडिटेरेनिया के स्टॉक के साथ अटैच किया। अब इस केस में डोनर कौन है? वो ऑर्गेनिज्म डोनर होगा जिसके पास न्यूक्लियस होगा। तो डोनर के ही मुताबिक हमारे पास फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन क्लियर भी हो जाता है जल्दी से, आसान सा इजी सा टॉपिक है, बस आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें। So thank you for watching my video and please share and subscribe my channel.